गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। हमने इसमें पढ़ा था प्रोटीन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स formed by the condensation of large number of alpha amino acids. These amino acids join together by removal of water through peptide bonds and form a polypeptide chains. Now today we start structure of proteins. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसको हम 4 डिफरेंट लेवल्स में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस्ड इन 4 डिफरेंट लेवल्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। तो 4 डिफरेंट लेवल्स में हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी मीन्स इनिशियली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिससे हमें प्रॉपर सीक्वेंस पता लगे अमाइनो एसिड्स की। देखिए, एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वन साइड NH2 ग्रुप, CH, अदर साइड COH ग्रुप, देन ये R ग्रुप। R ग्रुप चेंज होता रहता है और आपका अमाइनो एसिड चेंज होता है। जब आप इन्हें ज्वाइन करते हो थ्रू बाय रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, तो कुछ इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। वन NH एंड CH R, अनदर C डबल बॉन्ड O, देन दूसरा अमाइनो एसिड का NH CH R, C डबल बॉन्ड O, NH CH R, C डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये चेन कंटिन्यू है। ये वाला बॉन्ड जो फॉर्म होता है, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और ये आपकी क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक अमाइनो एसिड को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें सर्कल, तो इस तरह से ये जो चेन होगी लीनियर चेन, अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। जिस स्ट्रक्चर से हमें एग्जैक्ट पता लगे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अगर आप किसी भी एक अमाइनो एसिड को चेंज कर दोगे इस सीक्वेंस में, तो वो जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल पिगमेंट है, उसमें अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन से रिप्लेस कर देंगे, जहां पे ग्लूटामिक एसिड है वहां अगर वेलिन रिप्लेस कर देंगे, तो आपका चेंज हो जाएगी, जो सेल की शेप है वही डिफॉर्म हो जाएगी। सेल बिकम सिकल, और डिसीज जो होगी उसको हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमें कंप्लीट पता लगता है सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स कौन कौन से आपके कनेक्ट है। सिंगल स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो में क्या बताता है? प्राइमरी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हम लेवल्स पे जाएंगे, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू क्वार्टनरी, क्वाइलिंग होती जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। जैसे प्राइमरी लेवल में पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरह से है, सेकेंडरी लेवल में क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो अब सेकेंडरी लेवल में देखिए,
coiling of polypeptide chain through hydrogen bonding. सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वाइलिंग हो जाती है, क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है जब हम चेन बनाते हैं तो चेन में सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट भी है और NH पार्ट भी है। NH पार्ट भी है और सी डबल बॉन्ड O पार्ट भी है। तो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाएगा फोर्थ सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ, तो क्वाइलिंग हो जाएगी। तो इसके पास ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्वाइलिंग होती है, जिससे आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आपके पास सेकेंडरी लेवल पे 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। देखो, अगर आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बीटा। क्वाइलिंग कुछ इस तरह से हो कि जब हम इसको क्वाइल करें, जैसे देखो अगर मैं इसको ऐसे क्वाइल कर रही हूं तो सिंगल चेन क्वाइल हो रही है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH पार्ट, फिर फर्दर आपका डबल बॉन्ड O पार्ट आएगा, अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिपीटेड कहीं पे NH पार्ट, देन सी डबल बॉन्ड O पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर विद इन द मोलिक्यूल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में ही H और O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो आपकी फॉर्म होगी अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय coiling of polypeptide chain through intramolecular hydrogen bonding. Keratin in skin, nails, myosin in muscles क्या होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उनकी। बीटा प्लेटेड शीट, इंटरमोलिकुलर, two polypeptide chains, one and another polypeptide chains joined together through intermolecular hydrogen bonding। यहाँ पे H पार्ट हो, अगर इसका डबल बॉन्ड O पार्ट, ये ऐसे इस तरह से O पार्ट देन NH, तो अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में ज्वाइनिंग हो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो शीट लाइक अरेंजमेंट होगी प्रोटीन की, वो आपकी होगी बीटा प्लेटेड शीट। दिस ऑफ 2 टाइप, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल हैं, जैसे अब मैंने बनाया, तो ये आपकी होगी पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंटी पैरेलल है और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो वो आपकी होगी एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन्ड होती है, बाय कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंट्रामोलिकुलर है विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। और बीटा प्लेटेड शीट कब बनेगी, जब 2 यूनिट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शीट में भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो एक प्रॉपर शीट बनाएंगी वो 2 डायमेंशनल में होगी, में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल। दोनों शीट्स अगर सेम सीक्वेंस में है तो पैरेलल, और अगर अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, तो ये आपकी होगी बीटा प्लेटेड शीट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या होगा, फर्दर और क्वाइलिंग हो जाएगी, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स और ज्यादा क्वाइल हो जाएंगी। जैसे अब टर्शरी लेवल पे आप देखिए स्ट्रक्चर, टर्शरी में क्या होगा, फर्दर क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, coiling of polypeptide chain through various interactions,
थ्रू वेरियस इंटरेक्शंस बिटवीन ग्रुप्स, तो वो आपका क्या होगा, टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। अब कौन कौन सी इंटरेक्शन से आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉइलिंग शो करती है, कुछ इस तरह से फर्दर आपकी कॉइल हो जाएगी। उसमें हाइड्रो आपकी इंटरेक्शंस होती हैं वीक वैंडरवाल फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सल्फर लिंकेज, आयनिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These are the forces which are responsible for further coiling of polypeptide chain to give tertiary level of structure। और जो आपने फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो पढ़ा है वो फर्दर कॉइलिंग से ही बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन की बाय दीज इंटरेक्शंस, टर्शरी लेवल। और हर प्रोटीन की अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हर प्रोटीन का अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, जिसको क्यों होता है वो ड्यू टू दिस टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका जिस तरह से होगा उसी तरह से वो इंटैक्ट होगा। अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपकी ज्वाइन होगी और क्वाइलिंग होगी थ्रू दिस इंटरेक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वार्टनरी लेवल, तो क्वार्टनरी पे आपकी जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल हो, more than two polypeptide chains are coiled together to give a highly complex quaternary level of structure। देखिए क्वार्टनरी, क्वार्टनरी में क्वाइलिंग एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की भी हो सकती है। क्वाइलिंग ऑफ more than one polypeptide chain give rise to highly complex structure। तो उसको हम कहेंगे क्वार्टनरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। ये थ्री डायमेंशनल में होगा आपका, ये भी आपका थ्री डायमेंशनल में होगा। इसमें जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी कॉइल हो गई, देन अदर पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर कॉइल हो गई, तो इस तरह से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल टुगेदर एंड गिव अ ग्लोब्यूल लाइक अरेंजमेंट क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे रेड ब्लड सेल पिगमेंट हीमोग्लोबिन आपकी टू टाइप के अमीनो एसिड यूनिट से मिलके बना है, अल्फा यूनिट्स और बीटा यूनिट्स। फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर, 2 अल्फा 2 बीटा। जो अल्फा यूनिट्स हैं वो है 141 अमाइनो एसिड से बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो 146 अमाइनो एसिड से बनी। तो इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड टुगेदर एंड गिव अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की क्वाइलिंग करते जाएंगे, और आपकी स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग अलग लेवल में हम इसको स्टडी करेंगे। देखो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल स्मॉल क्वाइलिंग, देन फर्दर क्वाइलिंग टर्शरी लेवल, और क्वाइलिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वार्टनरी लेवल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। Proper sequence of amino acids in a polypeptide chain is the primary level structure of protein. It gives the proper sequence of amino acids। हम इसमें proper sequence को देख सकते हैं amino acids की। Coiling of polypeptide chain through hydrogen bonding, further intra या inter, secondary level of protein। Coiling of polypeptide chains through various interactions give tertiary level of proteins। Coiling of more than one polypeptide chains to give a globule like arrangement, वो आपकी होगी क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से हम प्रोटीन को 4 डिफरेंट लेवल्स में इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब टॉपिक है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है,
और उस प्रोटीन को हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। जैसे आपका एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं वो। ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, वर्क एट प्रॉपर पीएच एंड प्रॉपर टेम्परेचर। टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं। एक प्रॉपर पीएच और टेम्परेचर पर ही अपना वर्क करते हैं। तो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। अगर आप कोई भी चेंज करो टेम्परेचर या प्रेशर में, तो जो प्रोटीन होता है उनके अंदर, उसकी जो कन्फर्मेशन होती है, उसकी जो शेप होती है, वो डिफॉर्म हो जाती है, एंड देन दैट प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड। उसको हम कहेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। ठीक है, जैसे अब आपको देख से, अगर हम हर प्रोटीन जो होता है वो एक प्रॉपर पीएच और टेम्परेचर पे ही प्रॉपर वर्क करता है। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे या पीएच में चेंज करोगे तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो प्रोटीन हो जाएगा डीनेचर्ड प्रोटीन। और इसी को हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एंजाइम्स, हार्मोन आर ग्लोबुलर प्रोटीन सोल्यूबल इन वाटर, तो वो क्या हो गई, अपनी एक प्रॉपर शेप है उनकी, उनको हम कहेंगे नेटिव प्रोटीन। चेंज करोगे अगर टेम्परेचर या पीएच में तो वो ग्लोबुलर से क्या हो जाएगा, फाइब्रस। चेंज हो जाएगी उसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी, फाइब्रस हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, और क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उसकी लॉस हो जाएगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, और उस प्रोटीन को हम कहेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। इसका जैसे आपके पास एग्जांपल है कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन बाय बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करते हैं, जब एग को बॉईल करते हैं तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एग के अंदर, ग्लोबुलर प्रोटीन एल्ब्यूमिन नेटिव प्रोटीन, जैसे बॉईल करते हैं टेम्परेचर में चेंज करते हैं, दे चेंज फ्रॉम ग्लोबुलर टू फाइब्रस, बिकम इनसोल्यूबल एंड देन बिकम डीनेचर्ड। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क। जब मिल्क को बॉईल किया जाता है बाय एडिंग लेमन जूस या सम सिट्रस एसिड, तो उसके बाद क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड ठीक है, वो जो प्रोटीन होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन, उसको डीनेचर्ड कर देता है, और उससे वो जो होता है वो इनसोल्यूबल हो जाता है वाटर में, और कर्ड फॉर्मेशन होती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड और एक्टिविटी जो होती है उसकी लॉस हो जाती है। तो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क से ग्लोबुलर प्रोटीन चेंज इनटू फाइब्रस। जब भी डीनेचुरेशन होगी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफॉर्म होगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। तो ये आपका टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर आपका जो बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा प्रोटीन, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। अब आप देखिए ये आपके कहां पर मिलते हैं, देखिए एवरी स्पीसीज रिजेंबल इट्स एंसेस्टर इन मैनी कैरेक्टर्स, और जो रेस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो मोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, वो आपके क्रोमोसोम्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स, जो कहां पे होते हैं, इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेड अप ऑफ टू पार्ट, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दीज आर बायोपॉलीमर्स।
बायोपॉलीमर्स also known as polynucleotides. Polynucleotides made up of joining of large number of nucleotides. तो मोनोमर इसका क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स का मोनोमर है अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स के मोनोमर है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज यूनिट्स, न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें ज्वाइन करेंगे, दे गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दो टाइप के हैं, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड। पहले एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है, जैसे हमने अमाइनो एसिड की पढ़ी। उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग करेंगे, गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए। तो आप सब हेडिंग डालिए आप, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब एक वन न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, थ्री ग्रुप। वन, सबसे पहले देखें शुगर। शुगर मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीन पार्ट को मिला के एक बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो आप देखिए शुगर, शुगर टू टाइप की हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर आर ऑफ टू टाइप, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। देखो राइबोज, राइबोज कैसे होती है, OH H H OH H OH H CH2OH, वन सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपकी है बीटा राइबोज। देन डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज एग्जैक्ट नाम होता है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। सेकेंड कार्बन से आप ऑक्सीजन रिमूव कर दो बस, और आपकी सब सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। H H, ये ऑक्सीजन रिमूव कर दो, H OH H CH2, ये आपकी है डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड है ना दो टाइप के, तो शुगर होती है टू टाइप की, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टू टाइप, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरीन में आपके दो नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एडेनिन, गुएनिन। और पायरिमिडीन में तीन आते हैं आपके बेस, साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल। और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और फिर मैनी न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन एंड फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। अगर शुगर आपकी डीऑक्सी राइबोज है तो डीएनए बनेगा, और शुगर अगर राइबोज है तो आरएनए बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए आप किस तरह से ज्वाइन होते हैं टू गिव अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। यस, तो आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब आप देखिए कैसे ज्वाइन होते हैं ये।
देखिए, अब आपका ये है शुगर मोलिक्यूल, सिंपल मैं अगर बनाऊं, ये है शुगर मोलिक्यूल 1। फर्स्ट कार्बन से यहां से आपका कनेक्ट होता है नाइट्रोजिनस बेस, ये आपका है नाइट्रोजिनस बेस प्यूरीन और पायरिमिडीन में से, तो ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे आपका होता है फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के साथ साइक्लाइजेशन होती है फॉस्फेट ग्रुप की, फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो बेस, शुगर, फॉस्फेट। इसी तरह से ये आपका एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बेस, देन शुगर, और यहां से आपका कनेक्ट है फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड, ये आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी तरह से हम एक और बनाएं, शुगर, ठीक है, ये शुगर है आपका, ये नाइट्रोजिनस बेस, और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप साइक्लाइज होगा, इस तरह से लिंकेज होगी। अब आप देखिए, ये है आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बेस, शुगर, फॉस्फेट। अब आपस में ये कैसे लिंक होंगे, टू गिव अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। थर्ड कार्बन का जो OH है वो साइक्लाइज होगा विद द फॉस्फेट ग्रुप, अनदर ग्रुप फॉस्फेट के। इसी तरह से इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो लिंक होगा नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप से, जो फर्दर लिंक होगा विद द शुगर मोलिक्यूल, और देन यहां पे रहेगा आपका नाइट्रोजिनस बेस। तो कुछ इस तरह से लिंकेज होगी आपकी, देखो, बेस, देन शुगर, फिर फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, ये इसका बेस, देन फॉस्फेट, फिर ये अनदर शुगर, बेस, फॉस्फेट। तो ये आपकी लिंकेज इस तरह से जुड़ती रहेगी। ये आपका एक आपका बन गया वन न्यूक्लियोटाइड, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो इनके बीच में ये लिंकेज होगी, जो इनको कनेक्ट करेगी, उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, अ लिंकेज विच ज्वाइन अ टू न्यूक्लियोटाइड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। इसमें भी क्या हुआ, वाटर मोलिक्यूल रिमूव हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड शुगर, शुगर किससे कनेक्ट है, बेस के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इसी तरह से जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, शुगर, बेस, फॉस्फेट। अब जो ये शुगर होगी, ये इससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होगी थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से आपका कनेक्ट होता रहेगा। ये आपका 5' एंड होगा, देन ये 3' एंड, फिर ये आपका 3' एंड, लास्ट में फिर आपका ये 5th' एंड। तो इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होती रहेगी। अपने ग्रुप के साथ ये 5th कार्बन से अटैच होगी, नेक्स्ट शुगर के साथ 3rd कार्बन से अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो अब आप चेक कीजिए, देखिए, अपने शुगर मोलिक्यूल के साथ 5th कार्बन से अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, और नेक्स्ट शुगर मोलिक्यूल के 3rd कार्बन से अटैच है। हर फॉस्फेट ग्रुप अपने शुगर मोलिक्यूल से 5th कार्बन से अटैच है, और नेक्स्ट शुगर मोलिक्यूल के 3rd कार्बन से अटैच है। तो इस तरह से जो शुगर मोलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू फॉस्फेट लिंकेज, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और बेस पार्ट आपका फ्री होगा, फ्री बेस पार्ट आपका रहेगा, ये लिंक नहीं होगा। मे बी एडेनिन, गुआनिन या फिर पायरिमिडीन में से आपका कोई भी बेस यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू फॉस्फेट ग्रुप, तो आपकी ये लिंकेज रहेगी, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, और शुगर के साथ अटैच होंगे बेस। तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक आपका होता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स मेड अप ऑफ ओनली 2 ग्रुप्स, शुगर और बेस।
सिर्फ इसमें शुगर और बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 पार्ट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, बट न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ ओनली 2 पार्ट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोसाइड। ये साइड है और ये टाइड है बेटा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और कैसे ज्वाइनिंग होती है, थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर इस लिंकेज को डिफाइन करना आता है तो अ लिंकेज विच ज्वाइन टू न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर भी हम 2 लेवल में डिस्कस कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेल रेगुलर अरेंजमेंट टू गिव अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर से जैसे हमें एग्जैक्ट पता लगे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, शुगर कनेक्ट विद बेस, देन फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर बेस, फिर फॉस्फेट ग्रुप, देन शुगर बेस फॉस्फेट। इस तरह से आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस रहे न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ये आपकी होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें स्टूडेंट्स अगर ये आपका 3' एंड होगा, ठीक है, ये अनदर शुगर मोलिक्यूल का फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट विद शुगर, तो ये आपका 5', यहां से आपका 5th' एंड रहेगा, देन 3rd', 5th', 3rd, 5th, तो 2 एंड्स, 3' एंड 5' एंड, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन की नंबरिंग है जिससे फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट है। तो प्राइमरी लेवल पे हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेकेंडरी लेवल पे हम इसमें पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये रूल पता होना चाहिए, चार्गफ रूल। देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग देखो आपने पढ़ा है कि बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप के आपके, प्यूरीन और पायरिमिडीन। ये रूल ये कहता है कि जो प्यूरीन होता है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। सम ऑफ A प्लस G becomes equal to A plus T. तो टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरीन becomes equal to टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। डीएनए, ये आपका डीएनए के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल अब्सेंट होता है। कौन सा पायरिमिडीन बेस अब्सेंट होता है? यूरेसिल। जो पायरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल अब्सेंट है, ये आप ध्यान रखना। और आरएनए में थायामीन अब्सेंट है, आरएनए में थायामीन अब्सेंट है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ये आरएनए में थायामीन नहीं है और डीएनए में यूरेसिल नहीं है, तो ये डीएनए के लिए लिखा है आपका। तो अब आप देखिए सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर, इसमें जो आपके बेसिस होते हैं ये कनेक्ट होते हैं, जैसे एडेनिन और थायामीन ये कनेक्ट होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। साइटोसिन और गुआनिन ये कनेक्ट होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरह से हम इनकी कॉइलिंग पढ़ेंगे और कंपोजिशन पढ़ेंगे। जैसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करें विद डीएनए, अगर हम पढ़े डीएनए, तो डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक आपका ये स्ट्रैंड हो गया, इस तरह से अनदर स्ट्रैंड, 3' एंड 5' एंड, 5' एंड 3' एंड। इसका जो बेस होगा एडेनिन,
ये कनेक्ट होगा थायामीन के साथ थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. देन साइटोसिन कनेक्ट विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. इस तरह से थायामीन कनेक्ट विद एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स ज्वाइन होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री बेस पेयर जो है वो अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएंगे. यूरेसिल अब्सेंट होगा इसमें इन डीएनए, हैव प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन. अगर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं तो अपना स्ट्रैंड जो है ये डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, अपना एक उसकी कॉपी जो होगी वो अपने आप बना लेगा और उस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा. और शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है इसके अंदर? 2 डिऑक्सी राइबोज. आरएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. थायामीन एब्सेंट होता है आरएनए में. डीएनए प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल. आरएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. इसकी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती. शुगर कौन सी होती है इसके अंदर? राइबोज शुगर, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज. तो कुछ डिफरेंस रहते हैं डीएनए और आरएनए में. डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. आपका ये जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी जो यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स ये आपकी कंप्लीट होती है. और सिलेबस जो है आपका क्लास +2 का ये आपका कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स इस यूनिट के बाद. तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस यूनिट के वो सभी आपको अच्छे से लर्न करने हैं. और आपको इस यूनिट में एंजाइम्स, हार्मोन्स और विटामिन्स वाला जो टॉपिक है वो आपको नहीं करना. आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड इनको आपको अच्छे से लर्न करना है. तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न कीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू.